So guys, today we are going to start the new chapter number 5, economic human इंडियन इकॉनमी का चैप्टर नंबर 5, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मेरे को फ़ोन आए थे एक दो बच्चों के कि सर अभी सिलेबस रोक दिया जाए क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो बच्चे सिलेबस तो नहीं रुकेगा क्योंकि ऑलरेडी हम सिर्फ 5वें चैप्टर पे ही हैं, 10 चैप्टर इसकी बुक में है और मैक्रो को भी काफ़ी कुछ बचा हुआ है। तो ये जो मंथ है जुलाई का, आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जुलाई का जो मंथ है, जुलाई के मंथ में हम इंडियन इकॉनमी का जितना भी हो पाया, अगर एक ही चैप्टर रहे ये वाला हो पाया तो ये कर लेंगे, अगला हो पाया तो अगला भी कर लेंगे, ठीक है। तो जुलाई में सिर्फ हम ये पढ़ेंगे और अगस्त में हम स्टार्ट करेंगे वापस से अपनी मैक्रो, क्योंकि अगस्त में क्या है कि सबके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके होंगे तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैक्रो इसलिए मैं नहीं छेड़ रहा क्योंकि उसमें होमवर्क मिलेगा आपको। और मैक्रो में जो आपका चैप्टर नंबर 4 हमने छोड़ दिया था कि बहुत बड़ा चैप्टर है, जब फेस टू फेस मिलेंगे तब करेंगे, वो हम स्टार्ट करेंगे अगस्त में, ताकि जिसमें होमवर्क हो, न्यूमेरिकल्स हो, सारा कुछ मिलेगा। फिर इसके बाद अगस्त सितंबर में हम मैक्रो ही पढ़ेंगे डिटेल में। चैप्टर 5 तो हमने कर लिया था, खैर 3rd चैप्टर 4th चैप्टर जितने भी चैप्टर हमारे बचे हुए हैं जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर हैं, तो अगस्त सितंबर में मैक्रो पढ़ा जाएगा। तो जुलाई में जितनी इंडियन इकॉनमी पढ़ सकते हो पढ़ लो, एक चैप्टर हो पाए, 2 चैप्टर हो पाए। तो ये आपको मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी थी क्योंकि बच्चे कह रहे थे फ़ोन पे कि सर सिलेबस रोक दिया जाए, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पर सिलेबस नहीं रुकेगा क्योंकि एक एक पेज 2-2 पेज तो मैं खाली कराता हूँ। वो पढ़ने में आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो पूरे दिन में 10 से एक दिन छोड़ के वो भी 10 से 15 मिनट तो आप लोग निकाल सकते हो। तो सिलेबस नहीं रुकेगा क्योंकि ऑलरेडी हम पीछे चल रहे हैं। अब आते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे। व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रिसोर्सेज के बारे में। व्हाट आर रिसोर्सेज? जिसको जो हमें नेचर से मिलते हैं या हमने खुद बनाए हैं, इनको हम यूज़ करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब पैसा कमाने के लिए। कैपिटल मतलब हमारी पूंजी होती है या इन्वेस्टमेंट होती है। अब हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज जैसे कि आपके हो गए लैंड, हम लैंड से पैसा, लैंड पे फैक्ट्री लगाते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। आपकी मशीनरी हो गई, ऑब्वियस बात है मशीनरी पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। मान लो मैंने मशीनरी खरीदी, लैंड खरीदा, फैक्ट्री लगा दी, अब मैं कोई चीज़ बनाऊंगा, उसको बेचूंगा तो इनकम कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, तो मेरी पूंजी बढ़ेगी, तो मेरी कैपिटल फॉर्मेशन होगी। इसी तरह से रॉ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। तो वो चीज़ें जिससे हम पैसा कमा सकते हैं उसको कहा जाता है रिसोर्सेज। अब ये रिसोर्सेज जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। अगर मैं इन चीज़ों की बात करूं तो ये है फिज़िकल रिसोर्सेज। फिज़िकल, जिसको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, जिनको हम फिज़िकली यूज़ कर सकते हैं और इनको यूज़ करके हम पैसा कमा सकते हैं। इसमें आपका रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, बिल्डिंग, फैक्ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फैक्ट्री भी ले लो क्योंकि फैक्ट्री तो लैंड और बिल्डिंग में लगेगी। और हमने बचपन में साइंस में एक चैप्टर पढ़ा था, इसमें कोल, पेट्रोलियम, आपका न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह वगैरह, वैसे स्टीम में साइंस में पढ़ते आ रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्स, सब कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। इसके बाद इसकी दूसरी टाइप है ह्यूमन रिसोर्सेज। अब आपने लैंड खरीद लिया, आपने मशीनरी भी लगा ली, आपने रॉ मटेरियल भी डाल दिए, फैक्ट्री भी लगा ली, कोल, पेट्रोलियम, सब कुछ आप लेके आ गए। अब इसको यूज़ कौन करेगा? इसको यूज़ करेगा आदमी। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है लेबर। चलाएगी तो लेबर ना। तो जब तक आप लेबर नहीं रखोगे क्या आप पैसा कमा सकते हो? क्या फैक्ट्री में कुछ भी बना सकते हो? चाहे एक दुकान ही क्यों ना खोलनी हो, तो लेबर चाहिए। लेबर के बाद क्या चाहिए आपको? लेबर भी कैसी चाहिए? लेबर भी 2 तरह की होती है, एक अनस्किल्ड और एक स्किल्ड। तो आपको कौन सी चाहिए? अनस्किल्ड थोड़ी बहुत रख लो क्योंकि सामान ढोने लोडिंग अनलोडिंग के लिए चाहिए आपको। तो आपको एक्सपर्ट्स भी चाहिए, एक्सपर्ट्स भी चाहिए और स्किल्ड लेबर भी चाहिए। स्किल्ड बंदे भी चाहिए और एक्सपर्ट्स भी चाहिए जो काम को अच्छे से संभाल सके, क्योंकि खाली काम लेबर को मैनेज भी तो करना है, कंपनी पूरी चलानी भी तो है। इसके बाद आपको मैनेजर्स चाहिए। अब मैनेजर्स कौन से बंदे होंगे? क्वालिफाइड बंदे। तो ये भी तो रिसोर्सेज हैं। आप लेबर रखोगे, आप मैनेजर क्वालिफाइड बंदों को रखोगे जिनके पास डिग्री सर्टिफिकेट हो, जो एक्सपर्ट हो, अपने काम में माहिर हो, जो काम के स्पेशलिस्ट हो। इसमें आप स्पेशलिस्ट भी डाल सकते हो,
ये बेसिकली बिजनेस स्टडीज़ में हम पढ़ाया जाता है, चैप्टर स्टाफिंग के अंदर मिलती जुलती चीज़ है सारी ये। और तो जिनको बिजनेस में स्टाफिंग मैंने पढ़ा दिया या स्कूल में पढ़ा दिया है वो रिलेट कर लेना। तो ये भी रिसोर्सेज हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब पैसा कमा सकते हो। और ये भी रिसोर्सेज हैं, इनको यूज़ करने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है। और अगर आप इसमें पैसा लगाते हो, देखो इसमें पैसा लगाते हो तो भी पैसा कमाओगे, और अगर आप इसमें पैसा लगाते हो, अब आप पूछोगे सर इसमें कैसा पैसा लगाया जाए। अगर आप एक अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो या आप लोग पढ़ रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो आप में पैसा ही तो लगा रहे हैं, आपके स्कूल की फ़ीस भर रहे हैं, ट्यूशन की फ़ीस भर रहे हैं, कपड़ा खाना पीना सब कुछ, वो इन्वेस्टमेंट ही तो कर रहे हैं। क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि मेरा बेटा जब 25 साल का हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, डॉक्टर या इंजीनियर, पायलट, कुछ भी बनेगा। तो वो आप में इन्वेस्टमेंट करी जा रही है। आज आप में इन्वेस्टमेंट करी जा रही है। जब आप डॉक्टर पढ़ लिख के अच्छे स्पेशलिस्ट बन जाओगे, क्वालिफाइड बन जाओगे, तो इसके अलावा एक्सेट्रा मैं लिख देता हूँ, कुछ भी बन जाओगे। मान लो अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम लो तो MBA, CA, कुछ भी बन सकते हो आप। तो आप इनमें से कुछ बनोगे या इसके अलावा कुछ बनोगे, तो आप स्पेशलिस्ट या क्वालिफाइड बनोगे। तो आप क्या करोगे, जब आपकी नौकरी लगेगी या अपना खुद का काम खोलोगे तो आपको पैसा आना शुरू होगा। पैसा कमाने ये काम क्यों किए जाएंगे, शौक के लिए तो करोगे नहीं आप, ऑब्वियसली पैसा कमाने के लिए करोगे। तो आज आप में इन्वेस्ट किया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, ताकि आगे चल के आप रिटर्न्स लेके आओ। इन्वेस्टमेंट आप पे की जा रही है और आपसे पैसा कमाया जाएगा। ऑब्वियस बात है, आप अपने लिए भी कमाओगे, अपनी फैमिली के लिए भी कमाओगे। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, ये हम फिज़िकल चीज़ों पे करते हैं, ये हम ह्यूमन रिसोर्सेज पे करते हैं। तो हम इकोनॉमिक्स में इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हम आज बेसिकली चैप्टर ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा, इंट्रो दी जाएगी कि इसमें हमने करना क्या है। क्योंकि अभी तक हम ब्रिटिश रूल, एग्रीकल्चर, लैंड, पॉवर्टी, ये सब पढ़ते हैं, उस तो एकदम से चीज़ बदल गई यहाँ पे। इकोनॉमिक्स कहती है, या कोई देश का कानून या कंट्री के जो लोग चलाने वाले होते हैं वो कहते हैं कि इस पे तो पैसा लगाना ज़रूरी है, साथ में देश के लोगों पे पैसा लगाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए SC ST कोटा दिया जाता है, कॉलेजेस में, एजुकेशन सिस्टम में आपकी रिजर्वेशन होती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि लोगों को पढ़ाओ। अगर लोग पढ़ेंगे, वेल स्टेबल बनेंगे, स्किल्ड बनेंगे, एक्सपर्ट बनेंगे, स्पेशलिस्ट बनेंगे, क्वालिफाइड बनेंगे, तो क्या होगा, तो देश की क्या होगी, इकॉनमी ग्रो करेगी। अब इकॉनमी ग्रो करेगी, डेवलपमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, लोग जब पढ़ लिख के अच्छे आदमी बनेंगे, सिटीज़न बनेंगे, तो देश का फ़ायदा ही होगा ना। और कोई नासा में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, अपने देश का नाम रोशन कर रहा है, या वो इंडिया में बैठ के काम कर रहा है, तो देश को फ़ायदा पहुंचा रहा है। अब मान लो आज से कितने साल पहले कोल नहीं था, कोल किसने निकाला, किसी बंदे ने पढ़ाई की, उसके रिजर्च की, उसको समझ आया, उसने निकाला, पेट्रोलियम बनाया। तो ये इतनी हम इनोवेशंस करते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? क्योंकि हम पढ़ते हैं, हम नई नई चीज़ें पढ़ते हैं, इनोवेशन हमका हमारा दिमाग चलता है तो हम करते हैं। तो देश का कानून कहता है कि भाई देश की इकॉनमी को ग्रो कराना है, तो इसके साथ साथ इनमें भी इन्वेस्ट करो, ताकि ये पढ़ लिख के बड़े हों तो हमारे देश के अंदर कोई नई नई चीज़ें आए और इकनॉमी ग्रो करे। जब हर बंदे को काम मिलेगा तो हर बंदे की इनकम बढ़ेगी, इनकम हर बंदे की बढ़ेगी तो देश की इनकम बढ़ेगी, तो GDP भी बढ़ेगी अपने आप ऑटोमेटिकली। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसको इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स के अंदर पैसा लगा के इकॉनमी ग्रो की जा सकती है। ये एक नज़रिया होता है। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे बड़ी बात है, मैं दोनों टॉपिक्स को एज अ डिफरेंस समझा दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है फिज़िकल कैपिटल। अभी तक मैंने आपको बात की थी फिज़िकल रिसोर्सेज, अब आती है बात फिज़िकल कैपिटल। तो फिज़िकल कैपिटल और फिज़िकल रिसोर्सेज में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अलग अलग मत लेना। देखो कैपिटल वर्ड का मतलब क्या होता है, अकाउंट्स वाले बच्चों को पता है कैपिटल हमारी पूंजी होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, जो हम एक फर्म में, जो एक हम उसमें कंपनी के अंदर करते हैं, जिससे हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, और उसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखते हैं, क्योंकि हमको मालिक को, ओनर को एक दिन वापस करनी होती है। सिमिलरली कैपिटल को हम पूंजी, मान लो कि आपकी बैंक में, इकोनॉमिक्स में कैपिटल का कहा जाता है कि आपके बैंक में मान लो 10 लाख रुपए पड़ा है, तो आपकी कैपिटल है, आपकी सेविंग्स है, आपकी पूंजी है, आप उसको कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो खाली पैसा ही, मनी ही कैपिटल नहीं होता, आपके फिजिकल इनपुट्स, आपके पास बैंक में पैसा पड़ा है वो भी आपकी कैपिटल है, आपके पास लैंड है, घर है, वो भी आपकी कैपिटल है, आपके पास अच्छी मशीनरियाँ हैं, आपके पास गाड़ी है, वो भी आपकी कैपिटल है। तो ये सब फिजिकल कैपिटल में आ जाते हैं, क्योंकि पूंजी है ना, आपने खरीदी हुई है, आपने इन्वेस्ट किया उसमें, तो इसमें आपके फिजिकल रिसोर्सेज आ जाते हैं, जैसे कि लैंड, मशीनरी, जिनसे आप पैसा कमा सकते हो। आपके पास कैश भी पड़ा होगा, वो भी आप इसमें बैंक बैलेंस भी ले सकते हो आप इसमें। अच्छा,
इसमें आपकी मशीनरी, बैंक, फैक्ट्री आ जाएगी, रॉ मटेरियल जो मैंने पीछे लिखे थे सारे, ठीक है, एक्सेट्रा। जो फिजिकल चीज़ें आपने खरीद ली हैं, जो खरीद के आपके पूंजी है, आपकी दौलत है, वो आपकी संपत्ति है, वो सारी की सारी इसमें आएंगी। और इसको क्या करते हो आप, इसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, इसमें इन्वेस्ट करके आप पैसा कमाते हो। दूसरा, खाली इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो क्या, आप ह्यूमन कैपिटल में भी तो कर सकते हो। अब एक देश के ह्यूमन कैपिटल कौन सी है, उसके पास स्किल्स है, एक्सपर्टीज़ है, किसी बंदे के पास एक्सपर्टीज़ है, क्वालिफिकेशन है, ठीक है, स्पेशलिटी है, नॉलेज है, ठीक है, और कोई हुनर है उसके अंदर, तो वो सारी की सारी चीज़ें एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये क्या, ह्यूमन कैपिटल। अगर एक बंदे के पास स्किल है, मान लो स्किल होता है कि वो स्किल्ड है कि वो प्लम्बिंग का काम जानता है या बाथरूम फिटिंग की काम जानता है, इलेक्ट्रिशियन का काम जानता है, चाहे वो पढ़ा लिखा ना है, उसके पास स्किल तो है ना, तो वो अपना पेट भर सकता है, कहीं ना कहीं उसको इलेक्ट्रिशियन का जॉब मिल जाएगा या अपनी खुद की दुकान खोल लेगा। वो एक्सपर्ट है किसी काम में, मोटर मैकेनिक है, एक्सपर्ट है किसी काम में, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अपने काम में एक्सपर्ट है, उसको काम मिल जाएगा। मतलब वो अगर इन चीज़ों में इन्वेस्ट करके पैसा कमाया जा सकता है, तो इन चीज़ों में इन्वेस्ट करके भी पैसा कमाया जा सकता है। अगर आज मेरे पास क्वालिफिकेशन है तो ही मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ ना, या तो ही मेरे को किसी बैंक में जॉब मिलेगी ना, किसी कंपनी में, किसी एमएनसी में जॉब मिलेगी, क्यों, क्योंकि क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन में मैंने इन्वेस्टमेंट पैसा लगा के क्वालिफिकेशन ली है, तो अब इस क्वालिफिकेशन को यूज़ करके मैं पैसा कमा भी सकता हूँ। स्पेशलिटी, नॉलेज, मेरे पास दिमाग है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास, तो अगर मेरे पास नॉलेज तो ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे को वो चीज़ आती है। तो अगर मैंने उस चीज़ में अपनी इन्वेस्टमेंट की है तो मैं किसी और को उससे पैसा कमा पा रहा हूँ। तो जिस तरह से फिजिकल कैपिटल है, इससे पैसा कमाया जा सकता है, उस तरह से ये भी ह्यूमन कैपिटल है, इससे भी पैसा कमाया जा सकता है। और ये भी एज इम्पॉर्टेंट एज ये है। खाली ये हम इकट्ठा कर लें और पैसा कमा लें, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसको इकट्ठा करके इसको यूज़ करना तो आना चाहिए। इसको यूज़ करना कौन सिखाएगा आपको, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास क्वालिफिकेशन है, जिसके पास स्किल है, जिसके पास स्पेशलिटी है, वही तो सिखाएगा ना कि मशीनों को कैसे चलाना है आपको। तो ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है उसके अंदर। अच्छा, आगे आता है, इट्स एक्यूमुलेशन इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। कह रहा है कि ये इकट्ठे करने बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। मैं इसको डिफरेंस में नहीं लिख रहा, खाली समझा रहा हूँ। तो क्या ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, तभी तो इसको पढ़ रहे हैं हम। अब इसके बाद क्या आता है, द ओनरशिप ऑफ फिजिकल कैपिटल इज आउटकम ऑफ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ ओनर, कि इसमें से कौन सा फिजिकल फैक्टर आपके फैक्ट्री के लिए या आपकी कंपनी के लिए आपको लेना है, ये डिसीजन ऑफ ओनर है। पर पूरा का पूरा ये नहीं कि आपको सारे चाहिए, क्या पता आपको लैंड ना चाहिए, आपके पास खुद का लैंड हो, या आपके पास लैंड खरीदने के पैसे ना हो, तो आप किराए पे लैंड लेके भी मशीनरी लगा के पैसा कमा सकते हो। और इसमें से भी आपको कौन से बंदे चाहिए, ये भी ओनर की खुद की मर्जी होती है कि उसको खुद पे अपने बेटे को कौन सी पढ़ाई करवानी है। वो उसके फादर डिसाइड करेंगे या बेटा फैमिली मिलकर डिसाइड करेगी ना, जहाँ पे उसका इंटरेस्ट होगा या फादर का इंटरेस्ट होगा। तो ये चीज़ें बुक में लिखी हुई हैं कि ओनर की खुद की मर्जी है, वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए फिजिकल फैक्टर्स कौन से यूज़ करे और कौन से यूज़ ना करे। तो बेसिकली ये आपका मेन डिफरेंस था। अब एक और बात लिखी हुई है, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन इज़, बुक साथ साथ बेटा खोल के बैठा करो। द फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन इज़ मेनली एन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस, कि ये जो प्रोसेस है ना, ये इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस है। क्योंकि आप इन सब चीज़ों को यूज़ तभी कर पाओगे जब इकोनॉमिक मतलब पैसा होगा आपके पास, और टेक्नोलॉजी से ही आप रॉ मटेरियल मशीनरी वगैरह यूज़ करोगे ना। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो आप क्या करोगे। तो दो चीज़ें चाहिए होती हैं, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस। अब इसमें क्या चाहिए होती है आपको, ये भी इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोसेस है। क्योंकि अगर आप अच्छे पढ़ लिख जाते हो, अच्छे सिटीजन बन जाते हो, तो सोसाइटी को बेनिफिट है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है कंट्री की। तो टेक्निकल इसमें ज़्यादा नहीं आएगा, इसमें क्वालिफिकेशन, सोशल प्रोसेस एंड एजुकेशनल प्रोसेस मानी जाती है ये। ओके, इन अदर वर्ड्स वी नीड गुड ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस अदर ह्यूमन कैपिटल। वो कहता है कि ह्यूमन कैपिटल जो अच्छे होने चाहिए, क्वालिफाइड, स्किल्ड बहुत अच्छे होने चाहिए, ताकि वो और अच्छे क्वालिफिकेशन के बंदे बना सके। मतलब कि अगर एक डॉक्टर अच्छा पढ़ लिख गया
तो अपने बेटे को भी वो डॉक्टर या इंजीनियर बनाएगा, उसका बेटा भी अच्छा पढ़ लिख जाएगा, क्योंकि इसके पास अच्छा पैसा होगा तो अपने बेटे को अच्छी तालीम देगा, वो भी अच्छा कमाएगा तो अपने बेटे को अच्छी तालीम देगा, वो भी अच्छा कमाएगा अपने बेटे या बेटी को अच्छी तालीम देगा। तो जब जब आप अच्छा पैसा कमा रहे हो तो आपके बच्चे भी अच्छा वेल सेटल हो जाएंगे, उनके बच्चे भी अपने वेल सेटल हो जाएंगे। तो वो कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल स्टार्टिंग से ही अगर ग्रो करनी शुरू हो जाएगी तो आगे आगे उनकी जनरेशन भी अच्छी ग्रो करेगी। अब इसमें कुछ डिफरेंसेस आते हैं। फिजिकल कैपिटल इज़ टेंजिबल एंड कैन ईजिली बी सोल्ड इन मार्केट। अब टेंजिबल क्या होती है? जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं, जिनको पकड़ के उठा सकते हैं। तो टेंजिबल एंड ईजिली सोल्ड या परचेज दोनों बातें आती हैं। क्यों? आप लैंड मशीनरी को यूज़ करके दोबारा बेच सकते हो, नई मशीनरी खरीद सकते हो, उसको बेच सकते हो। टेंजिबल, उसको उठा के इधर पटक सकते हो, उधर पटक सकते हो। लैंड टेंजिबल विच कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। तो ये हो गया। अब ये इंटेंजिबल है। अब आप बोलोगे सर इंटेंजिबल क्यों कह रहे हो? हम इन ह्यूमंस को तो देख सकते हैं, लोगों को तो देख सकते हो, लोग इधर उधर शिफ्ट भी किए जा सकते हैं। बेटा यहाँ पे ह्यूमन क्या मतलब कि ह्यूमन बॉडी की बात नहीं हो रही। ह्यूमन रिसोर्स मतलब उनके अंदर जो गुण हैं, उनके स्किल्स, उनकी क्वालिटीज़, उनकी क्वालिफिकेशन, क्या ये देखी जा सकती हैं? क्या आप मेरे को देख के बता सकते हो कि मेरे अंदर कौन सा स्किल है, जब तक मैं वो स्किल आपको यूज़ करके ना दिखाऊँ? तो ऑब्वियस बात है ये इनटेंजिबल है, क्योंकि हम इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बंदों की, ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहे। एंड कैन नॉट बी सोल्ड, आप इनको बेच नहीं सकते। अगर आज मेरे पास क्वालिफिकेशन है, कोई डिग्री मेरे को मिल गई, तो मैं उस डिग्री को बेच नहीं सकता। वो डिग्री में वो क्वालिफिकेशन मेरी ही रहेगी, मैं उसको यूज़ करके पैसा कमा सकता हूँ। अगर मैं इलेक्ट्रिशियन का वर्क जानता हूँ तो मैं अपना काम बेच नहीं सकता। हाँ, मैं उस काम को यूज़ करके पैसा कमा सकता हूँ। ठीक है, तो सोल्ड का मतलब आगे बेच सकता है और कोई बंदा खरीद सकता है, लेकिन आपके जो गुण, आपकी जो स्किल्स हैं वो आप बेच नहीं सकते और कोई बंदा खरीद नहीं सकता। तीसरा आ रहा है इट डेप्रिशिएट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऑब्वियस बात है, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, अकाउंट्स वाले बच्चों को पता है डेप्रिसिएशन क्या होती है, जिसकी वैल्यू कम होती रहती है। अगर आपने आज गाड़ी ली है, 6 महीने साल में उसकी वैल्यू अपने ऑटोमेटिकली खड़े खड़े डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन होगी। तो लॉस इन वैल्यू या वियर एंड टियर की वजह से वैल्यू कम होना, तो इसमें डेप्रिसिएशन होती है, क्योंकि फिजिकल चीज़ें हैं। ऑब्वियस बात है, आप यूज़ करो तब भी वैल्यू डाउन होगी, नहीं यूज़ करोगे तब भी वैल्यू डाउन होगी। अब ह्यूमन कैपिटल में कह रहा है सेकंड पॉइंट, डेप्रिसिएशन इन ह्यूमन कैपिटल कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। कैसे? आज मैंने क्वालिफिकेशन ली है, ऑब्वियस बात है, मैं अगर 25 ईयर्स की एज में काम पे लगा तो मैं 60 ईयर्स तक काम किया मैंने। उसके बाद मेरी वैल्यू ख़त्म हो गई पढ़ाई की, क्योंकि मेरे को रिटायरमेंट मिल गई। तो डिप्रेशन तो हुई, लेकिन जब तक मैं 60 ईयर्स का हुआ, मैंने अपनी फैमिली में एक और अपना बच्चा या बच्ची किसी को तैयार कर लिया जो पैसा कमाने के लिए तैयार हो गया। तो जैसे जैसे मेरी वैल्यू कम हो रही है, वैसे वैसे मैंने दूसरा बंदा अपना तैयार कर लिया। तो ये अपने आप अपनी वैल्यू बढ़ा देता है। और ऑब्वियस बात है, कई स्किल्स ऐसे होते हैं। अब मान लो मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं 60 साल में भी पढ़ा सकता हूँ, क्या अपने 60 साल के बाद अपने बच्चों को भी पढ़ा सकता हूँ, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसमें डेप्रिसिएशन इन ह्यूमन कैपिटल कैन बी रिड्यूस, होती तो है, बट डेप्रिसिएशन कैन बी रिड्यूस्ड, इसको हटा सकते हैं हम। कैसे? साथ साथ अपने फैमिली के और बंदों को पढ़ा के अपनी वैल्यू खुद बढ़ा सकते हैं। तो इसमें डेप्रिसिएशन हटा भी सकते हैं और अपनी जो वैल्यू है, इसमें मशीनरी की वैल्यू तो हमेशा गिरेगी, कभी बढ़ नहीं सकती, लेकिन हमारी पढ़ाई की वैल्यू बढ़ सकती है। आज मेरे को 40,000 रुपये की नौकरी मिली हुई है, मेरे जैसे जैसे मेरी नौकरी कर रहा हूँ, मैंने 5 साल 40,000 की नौकरी कितने साल के लिए की? 5 साल के लिए की। तो 5 साल बाद मेरे स्किल्स बढ़ गए, मेरा स्पेशलिटी बढ़ गई, मेरे को वो काम में माहिर हो गया, मेरी नॉलेज भी बढ़ी काम करके, मेरे को एक्सपीरियंस मिला। अब 5 साल बाद मेरे को किसी और कंपनी में या मेरी खुद की कंपनी में प्रमोशन मिल जाता है, या किसी और कंपनी मेरे को हायर कर लेते कि यार ये एक्सपीरियंस बंदा है, इसको 5 साल एक्सपीरियंस है, मेरी सैलरी 65,000 कर दी। मैंने 5 साल इसमें भी काम किया और मेरे को एक्सपीरियंस मिला, फिर मेरी प्रमोशन हुई या किसी और कंपनी में जॉब मिली, मेरी सैलरी 75,000 कर दी। तो डेप्रिसिएशन तो हुआ ही नहीं, बल्कि मेरी बढ़ रही है वैल्यू। क्यों? क्योंकि मेरे पास काम बढ़ रहा है, मेरे पास नॉलेज बढ़ रही है, मेरे स्किल्स बढ़ रहे हैं, मेरी एक्सपीरियंस बढ़ रहा है मेरा। तो यहाँ पे तो उल्टा काम होता है, डेप्रिसिएशन कैन बी रिड्यूस, डेप्रिसिएशन को हटा सकते हो आप। कैसे? अपने स्किल्स, अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, अपनी स्पेशलिटी को बढ़ा के। आपने MBA तक पढ़ाई की, आप आगे और पढ़ लो, आप जॉब करते करते पढ़ते रहो, जितनी ज़िंदगी उतना पढ़ते रहो, कौन मना कर रहा है आपको? पढ़ाई तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आप आगे MPhil वगैरह करते रहो, PhD करते रहो, कुछ भी करते रहो। तो जब आगे पढ़ते रहोगे तो आपकी स्किल्स भी तो बढ़ेंगे, नॉलेज बढ़ेगी। सो डेप्रिसिएशन कैन बी रिड्यूस, हटा सकते हो इसको आप अपनी वैल्यू को बढ़ा के। आगे आता है
इट इज़ मोर मोबाइल बिटवीन कंट्रीज़। हम अगर मेरे देश में कोई रिसोर्सेज नहीं है, मान लो मेरे देश में कोल नहीं है, तो ऑब्वियस बात है मैं कोयला दूसरे कंट्री से मंगा सकता हूँ। और हम आज पेट्रोल हमारे पास इतना नहीं होता, हम सऊदी अरब जो कंट्रीज़ हैं, जो अरब एमिरेट्स हैं, वहाँ से मंगाते हैं, हम यूएई वगैरह से कंट्री से मंगाते हैं, पूरा वर्ल्ड वहाँ से मंगाता है। तो कितनी चीज़ें हम चाइना से मंगाते हैं, कितनी चीज़ें हम अमेरिका से मंगाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे देश में वो रिसोर्सेज नहीं है। तो फिजिकल रिसोर्सेज जो मेरे देश में नहीं होंगे तो मैं किसी और से मंगाऊंगा, और मेरे देश में जो अबंडेंट होंगे, ज़्यादा मात्रा में होंगे, मैं भेज सकता हूँ। तो दे आर मोबाइल बिटवीन द कंट्रीज़। आप इसको दूसरी कंट्रीज़ में परचेज सेल कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ये भी मोबाइल होते हैं, पर फ़र्क क्या है? ये मोर मोबाइल है, ये लेस मोबाइल है। आप बोलोगे सर हमारे लोग बाहर के देश में जाके काम करते हैं, उनके लिए पैसा कमाते हैं। वो उनके लिए तो पैसा कमा रहा है, अपने लिए भी तो कमा रहा है, उसकी देश की तरक्की हो रही है, लेकिन हमारे को अपने घर भी तो पैसा भेजता है, या अपने लिए तो पैसा कमाता है। जितना ये मूव करता है ना कंट्रीज़ में आपस में रिसोर्सेज फिज़िकल वाले, उतना ये वाला रिसोर्सेज मूव नहीं करते, ये कम मूव करते हैं, क्योंकि इतनी आसानी से किसी को बाहर एडमिशन या बाहर जॉब नहीं मिल जाती। अगर इतना इजी होता तो हर बंदा आज बाहर बैठ के कमा रहा होता। तो इतना इजी नहीं होता कि आप बाहर का आपको जॉब मिल जाए। आपको पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, तो जाके आपकी जॉब बाहर लगती है या एडमिशन होता है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में। तो ये तो खरीद फरोख्त चलती रहती है, डेली बेस पे हम बाहर की कंट्री से सामान खरीदते हैं और यहाँ का सामान वहाँ पे बेचते हैं। तो ये मोबाइल तो है, मैंने यहाँ पे नो मोबिलिटी नहीं लिखा, लेस मोबिलिटी लिखा है। क्यों? कम होता है, ये इतना ईजी नहीं है ये। आगे, फिजिकल कैपिटल लाइक मशीनरी कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। ऑब्वियस बात है, जब मैं मशीनरी को बेच दूंगा तो वो मेरे से अलग हो जाएगी, और जब मैं अपने काम को लॉक करके घर जाऊंगा, मेरी मशीनरी फैक्ट्री में, मैं अपने घर चला गया, तो अब ऑब्वियस बात है तो जिसने उसको ख़रीदा है, जिसने उस पर पैसा लगाया, उससे अलग हो सकती है, बेच के भी अलग हो सकती है, या आप अपनी मशीनरी को, अपनी लैंड को, अपनी रॉ मटेरियल्स को जब आप घर जाते हो सोने के लिए रात को, तो आप साथ में लेके नहीं जाते हो, वो वहीं रहती है आपकी फैक्ट्री में, और आप अपने घर चले जाते हो, आपसे अलग हो जाती है। क्या ये आपकी नॉलेज, आपके स्किल, आपकी स्पेशलिटी, आपकी जो दिमाग है, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो आपसे अलग हो सकता है? तो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। इसको मैं इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा हूँ? ये जो डिफरेंस है, क्योंकि ये डिफरेंस अमूमन पूछा जाता है, और वैसे भी अभी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस समझ आ जाएगा तो आगे का चैप्टर समझ आना शुरू हो जाएगा। हम फ्रेंडली हो जाएंगे चैप्टर से कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हम आगे जो हमने पढ़ना है वो डिटेल इसकी पढ़नी है, चैप्टर इसके बारे में नहीं है, ये तो बचपन से पढ़ते ही आए हैं साइंस एसएसटी में। अब हमने ये पढ़ना है, तो पहले इन दोनों का फ़र्क पता हो, फिर हम बताएंगे कि ह्यूमन कैपिटल को एज अ रिसोर्स कैसे हम बना सकते हैं और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए और इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। चलो आगे कहता है जी, फिजिकल कैपिटल इज़ द आउटकम ऑफ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ ओनर एंड इज़ मेनली एन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस। तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, ये ओनर की खुद की मर्ज़ी है वो कौन सा करे, तो ओनर्स डिसीजन में आया था कि वो कौन सा ले। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज़ पार्टली अ सोशल प्रोसेस, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दी थी, ठीक है, एंड पार्टली अ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ पोजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो इकोनॉमिक भी है, क्योंकि ओनर की खुद की मर्ज़ी है वो कौन सी क्वालिफिकेशन में जाना चाहता है, एमबीए में जाए या सीए में जाए या डॉक्टर में जाए, इंजीनियर में जाए, किस तरह का नॉलेज लेना है, किस तरह की फैक्ट्री में काम करना है, उसका खुद का इकोनॉमिक डिसीजन है। और सोशल प्रोसेस तो है ही, आप अच्छे सिटीजन्स बना रहे हो, पढ़े लिखे बंदे बना रहे हो, तो सोसाइटी के लिए फ़ायदा है ही है। इट कैन बी बिल्ड थ्रू इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स मतलब बाहर से ख़रीद के आप लेके आ सकते हो। तो इसको मैं चलो लिख देता हूँ, अगर आपके पास फिजिकल फीचर्स कैपिटल ये वाला नहीं है, आप इंपोर्ट कर सकते हो, बाहर से मंगा सकते हो, तो इंपोर्ट्स करके अपने पास ओन कर सकते हो। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज़ टू बी डन थ्रू कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मुलेशन, लेकिन आपको जब बंदों को पढ़ाना है, उनको क्वालिफिकेशन देनी है, उनको नॉलेज देनी है, वो तो आप इसी कंट्री में दोगे। तो इसी कंट्री में आपको विद इन द कंट्री आपको क्या करना पड़ेगा, एक फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, एक स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपको अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बनानी पड़ेंगी, तो जाके लोगों को स्किल, एक्सपर्टीज़, स्पेशलिटी नॉलेज ये सब मिल सकता है।
तो यहाँ पे पॉलिसीज़ भी लिखी है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन वो भी ले लेते हैं हम, क्योंकि पॉलिसी बनेगी किस बारे में कि लोगों को अच्छी नॉलेज या स्किल्स या क्वालिफिकेशन दी जाए, उसके लिए फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, पूरा फ्रेमवर्क बनेगा, तो जाके लोग कमाएंगे। ऑब्वियस बात है, आप अपने बच्चों को बाहर के देशों में जहाँ फ्रेमवर्क अच्छा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भेज सकते हो आप पढ़ाने के लिए, पर क्या वो इतना ईजी है? इतना ईजी होता तो मैं लेस मोबाइल क्यों लिखता यहाँ पे। तो आपको विद इन द कंट्री ये सब अपना बनाना पड़ेगा। आप बाहर की कंट्रीज़ पे डिपेंड नहीं हो सकते कि आपके इंडिया के लोगों को अमेरिका के या कनाडा के लोग पढ़ा दें। हाँ, हमको आप ऐसे नहीं कह सकते कि हमारे बच्चों को आप पढ़ा के वापस भेज दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके पास ये इस चीज़ की कमी है तो आप बाहर से मंगा सकते हो, पर आपको अपने देश में ये फ्रेमवर्क या पॉलिसीज़ वगैरह बनानी पड़ेंगी कि हमारे देश के बच्चे पढ़ लिख के अच्छे बने और उनको यहीं पे नौकरियां मिले, जिसकी आज हमारे देश में बहुत कमी है। इसके बाद अपने पेज नंबर 5.3 पे देखो, हाउ पीपल बिकम अ रिसोर्स। तो जहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगा है इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और वेरी इंपॉर्टेंट के सामने लिख लो BQ, क्योंकि ये बोर्ड का क्वेश्चन है। तो ये पूरा का पूरा आंसर पढ़ते हैं। पीपल बिकम रिसोर्स बाय यूजिंग देयर स्किल्स, नॉलेज, प्रोडक्टिविटी एंड एबिलिटीज़। अपने वही बात हो रही है, इन सब से रिसोर्स बन जाते हैं। तो सारे का सारा आप ये सारा लिख सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख दो, बाकी आगे तो आ ही जाएगा। आगे आता है मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है। आज इतना ही पढ़ेंगे, सोर्सेज 5.3 वाला कल पढ़ेंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज़ एंड स्किल्स अमंग द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। अब किसी कंट्री के अंदर ये फ्रेमवर्क तैयार करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस, स्कूल्स तैयार करना और उसको तैयार करके उनको ये देना। देखो ये तैयार किया जाएगा, इसमें यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वगैरह आ जाएंगी, ये तैयार करके उनको ये पढ़ाई कराई जाएगी। इसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि आपने उनको पढ़ा दिया, उनको ये चीज़ दे दी, अब वो अपने लायक हो गए, अब वो पैसा कमाने लायक हो गए, अब वो पैसा कमाएंगे, अपने लिए कमाएंगे और वो पैसा कहाँ पे खर्चेंगे? देश में, तो देश की इकॉनमी ग्रो होगी। तो बच्चों को पढ़ा के उनको ये चीज़ देना और वो पैसा कमाएंगे, पैसे को देश में यूज़ करने, GDP बढ़ेगी, देश की इनकम बढ़ेगी, तो उसे कहा जाता है देश की कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हमने ये खरीद के पैसा नहीं कमाया, हमने ये बना के और ये बेच के पैसा भी कमा सकते हैं। आगे आता है जी, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सनस हु हैव द स्किल्स, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। कि देश में जितने बच्चे एजुकेटेड हैं या जिनके पास स्किल्स हैं या जिनके पास क्वालिफिकेशन, उनका नंबर बढ़ाया जाए, उनको बढ़ाओ, उनको और पढ़ाओ। आज अगर 1 करोड़ बच्चे पढ़े लिखे हैं तो उसको 2 करोड़ 3 करोड़ पे लेके जाओ और ये चीज़ आपको इंक्रीज़ करनी है। अब ये तो नंबर, अब देख ह्यूमन है तो नंबर्स में होंगे, तो इसका आपको क्या करना है? इंक्रीज़ नंबर ऑफ क्या? ये लोग स्किल्ड, एक्सपर्टीज़ वाले, क्वालिफाइड बंदे, इनका नंबर बढ़ाना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट इन मैन एंड हिज डेवलपमेंट एज क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव रिसोर्स। आप आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक आदमी पे, उसको पढ़ा लिखा के बड़ा कर रहे हो, तो वो कल को अपने लायक होगा, देश की तरक्की भी करेगा, आपकी फैमिली की तरक्की भी करेगा। तो आपको जो ऊपर लिखा हाउ पीपल बिकम रिसोर्स के अंदर जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ पीपल बिकम ए रिसोर्स या हाउ पीपल आर यूज्ड एज एन रिसोर्स आर, तो उसमें आपको ये जो ऊपर का पीपल बिकम रिसोर्स से लेके नीचे का जो फाइनल जो 5.2 वाला है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वाला भी और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड, मतलब हाउ पीपल बिकम रिसोर्स में आपने ऊपर का पैराग्राफ भी लिखना है और नीचे 5.2 के अंदर जो 2 पॉइंट्स दिए हैं ये भी आपने साथ में लिखने, ये आपका पूरा आंसर कंप्लीट तैयार होता है। और इसको आपने वेरी 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 इंपॉर्टेंट मांगना है, क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली बार हम पढ़ेंगे कि हमने पढ़ा कि इसको इंक्रीज़ तो करना है, इसको बढ़ा के, और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो, फ्यूचर के बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो ताकि कैपिटल फॉर्मेशन हो सके। तो वो कौन से सोर्सेज हैं, वो कहाँ से हम उनको बढ़ा सकते हैं, स्कूल, एजुकेशन, कॉलेजेस वगैरह, हेल्थ में, तो ये सब हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम ह्यूमन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या उनको एक क्वालिफाइड या स्पेशलिस्ट बंदा बना सकते हैं।